हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ आईआर इज डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी लेट डाउन। लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत को आईआर के किस सैद्धांतिक उपागम के अंतर्गत रखा जाता है? ए, स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंतर्गत संरचनात्मक यथार्थवाद, बी, नियो रियलिज्म नव यथार्थवाद, सी, रिपब्लिकन लिबरलिज्म गणतंत्रीय उदारवाद, या डी, इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म संस्थानिक उदारवाद। इसका सही आंसर क्या होगा? डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पर मैंने बहुत से क्वेश्चंस कराए हैं। अगर आपने प्रीवियस की आईआर सीरीज नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग है। आपसे यहाँ पर उपागम पूछ रहा है कि किसके अंतर्गत ये सिद्धांत आता है। आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिपब्लिकन लिबरलिज्म गणतंत्रीय उदारवाद के अंतर्गत आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। इसमें क्या है? इसमें उदारवादियों का मानना है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में ज़्यादा शांति रहती है, पीसफुल कंडीशन रहती है इन कंपैरिजन टू अदर पॉलिटिकल सिस्टम। डेमोक्रेटिक स्टेट्स कभी वॉर में शामिल नहीं होते और अगर उनके बीच में कोई किसी बात को लेकर विवाद है तो उसे भी वो पीसफुली सुलझा लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, Who wrote the War and the Second International? ये बुक है, इसका नाम है The War and the Second International। किसकी बुक है ये? किसने लिखा है इस बुक को? ए, सुसान स्ट्रेंज ने, बी, डेविड हेल्ड ने, सी, लेनिन ने, या डी, जॉन हॉब्सन ने। और ये इंपॉर्टेंट बुक है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द वॉर एंड द सेकेंड इंटरनेशनल बुक लेनिन ने लिखी है। थर्ड क्वेश्चन है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में उत्तर शीत युद्ध काल में निम्नलिखित में से किससे बदलाव की भविष्यवाणी की गई है? ए, इकोनॉमिक लिबरलिज्म फ्रॉम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा से आर्थिक उदारतावाद में बदलाव आएगा, या बी, जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, भू राजनीति से भू अर्थशास्त्र, या सी, नेशनल स्टेट टू सिविलाइजेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य से सभ्यता राज्य, या डी, कल्चर एंड रिलीजन बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ा करिए। अगर आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसे इंग्लिश में पढ़ लिया करिए, और अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हिंदी में पढ़ लिया करिए। दोनों ही लैंग्वेजेस में आप कंफर्ट रहा करिए, क्योंकि कभी कभार कोई कंटेंट अगर हमें हिंदी में नहीं मिलता तो वो हमें इंग्लिश में मिल जाता है, और कभी कभी इंग्लिश में नहीं मिलता तो हिंदी में मिल जाता है। इसलिए आप दोनों कंटेंट पढ़ा करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कल्चर एंड रिलीजन बाय पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा से संस्कृति और धर्म। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर लिखा है सैमुअल पी हंटिंगटन ने, 1996 में पब्लिश हुई है, और इसमें बताया गया है कि फ्यूचर में जो वॉर हो कंट्रीज के बीच में ज़्यादा नहीं होंगे, वो होंगे कल्चर्स के बीच में।
यानी कि कल्चर और रिलीजियस बेसिस पर ही कन्फ्लिक्ट होगा पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग क्रोनोलॉजी ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज। निम्नलिखित संधियों का सही आरोही कालक्रम क्या है। फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक आक्रामक कमी संधि। थर्ड है केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियार कन्वेंशन। फोर्थ है इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। एनपीटी का अनिश्चितकालीन विस्तार किस साल किया गया था। सारे आपको ईयर वाइज लिख करके अरेंज करना है। ए बी सी डी आप चारों ऑप्शंस देख लीजिए और इनको ईयर वाइज अरेंज करिए। टेस्ट बैंड ट्रीटी फर्स्ट है, ये आपको पता होना चाहिए किस साल हुई थी। फिर है इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस साल हुई थी। अगर आपको एग्जैक्टली ईयर भी नहीं आता तो अगर एक दो भी आता है तो आप देखा करिए ऑप्शन में, होता हो एक दो निकलने से ही आपका करेक्ट आंसर निकल आए। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्थ, इंडेफिनिट एक्सटेंशन ऑफ एनपीटी। यहाँ पर एनपीटी नहीं पूछा जा रहा है कि एनपीटी कब साइन हुई थी, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाएगा। यहाँ पर एनपीटी साइन नहीं पूछा जा रहा है। एनपीटी साइन 1968 में हुई थी, इफेक्टिव 1970 में हुई थी। पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कब एनपीटी का अनिश्चितकालीन विस्तार किया गया। ये हुआ 1995 में। सेकेंड है केमिकल वेपन कन्वेंशन, रासायनिक हथियार कन्वेंशन। ये कब साइन हुआ, ये 1993 में। ये 93 हो गया, ये 95 हो गया। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, सामरिक आक्रामक कमी संधि। ये संधि प्रारंभ हुई 2002 में। ये अमेरिका और रशिया के मध्य हथियारों को कम करने को लेकर 2002 में प्रारंभ हुई थी। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये संधि आई 1996 में। अब ईयर वाइज देखिए सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले इसमें केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन सबसे पहले आएगा। उसके बाद आएगा एनपीटी का अनिश्चितकालीन बढ़ना, थर्ड, फिर फोर्थ। उसके बाद सीटीबीटी 1996 और फिर आएगा स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी जो कि अमेरिका और रशिया के बीच 2002 में हुआ था। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिर फर्स्ट है, थर्ड फोर्थ फर्स्ट और फिर सेकेंड। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉटलाइन मीन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतरराष्ट्रीय संबंध में हॉटलाइन का क्या अर्थ है। ये हॉट होगा, यहाँ पर हार्ट नहीं होगा, सिर्फ हॉट होगा। अब हॉटलाइन का अर्थ क्या है, ए डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक, सीधा संवाद, या बी ट्रांसमिट मटेरियल बाय वे ऑफ डीसीएल, डीसीएल के माध्यम से संचारित सामग्री, सी डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, राज्य के प्रमुखों सरकार के प्रभारकों के बीच प्रत्यक्ष संवाद, या डी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग हॉटलाइन। इसका सही आंसर क्या होगा, और हॉटलाइन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। अब बताइए कि इसका आंसर क्या है। आईआर के टर्म्स में आपसे पूछ रहा है ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है।
हॉटलाइन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश की जाती है। मटेरियल भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, कोई ग्राफिक है या कोई डॉक्यूमेंट्स है DCL के माध्यम से, और ये हेड ऑफ द स्टेट के बीच में होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, नेम द UN फैक्ट फाइंडिंग मिशन ऑन गाजा कन्फ्लिक्ट 2009 रिपोर्ट। गाजा संघर्ष 2009 रिपोर्ट पर UN तथ्य खोजी मिशन का नाम बताइए। ए गोल्डिंग रिपोर्ट नाम था, या गोल्डमैन रिपोर्ट नाम था, या गाजा रिपोर्ट नाम था, या गोल्ड स्टोन रिपोर्ट नाम था। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रीवियस ईयर से एग्जैक्टली आप मत समझिए कि क्वेश्चन यही आएगा, सिर्फ इससे एक आइडिया मिलता है कि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था इससे रिलेटेड, तब आप एक अंदाजा लगा पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये पूछा जाए इसके बारे में। एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर भी कराए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड भी कराए जा रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोल्ड स्टोन रिपोर्ट नाम था UN तथ्य खोजी मिशन का, जो कि गाजा संघर्ष को लेकर बनाई गई थी। रिचर्ड गोल्डस्टोन हेड के मिशन थे, तो उन्हीं के नाम पर ये गोल्ड स्टोन रिपोर्ट है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष चल रहा था गाजा को लेकर के, और पूरा एक कन्फ्लिक्ट था, और इसी की लिए UN ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन बनाया और जिसके हेड बनाया रिचर्ड गोल्डस्टोन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, अंडर विच चैप्टर एंड आर्टिकल डस द UN Security Council first look for ways to achieve a peaceful settlement under the terms of debate when it sees a threat to international peace? UN सुरक्षा परिषद किस अध्याय और अनुच्छेद के अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा देखने पर वाद विवाद की शर्तों के अंतर्गत शांतिपूर्ण निपटारा करने के लिए सर्वप्रथम तरीकों की खोज करती है? ए चार्टर 6 आर्टिकल 36 अध्याय 6 अनुच्छेद 36, बी चार्टर 6 आर्टिकल 33 अध्याय 6 अनुच्छेद 33, चार्टर 7 आर्टिकल 47 अध्याय 7 अनुच्छेद 47, डी चार्टर 7 आर्टिकल 42 अध्याय 7 और अनुच्छेद 42। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो आप UN के चार्टर में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, शायद ना लर्न कर पाएँ, ये आसान नहीं होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट ज़रूर याद करिए कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर है, किसके अंदर, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरनेशनल पीस को UN डील करता है, ऐसे आप आर्टिकल और चार्टर को ज़रूर पढ़िए, चैप्टर को। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, चैप्टर 7 में और आर्टिकल 42 में, अध्याय 7 में और अनुच्छेद 42 में ये UN ने वेज दिए हुए हैं कि सेटलमेंट पीसफुल कैसे किया जाए अगर इंटरनेशनल पीस पर कोई थ्रेट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, हु रोट द बुक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? ए अल्फ्रेड आइमर्नर ने, डेविड हेल्ड ने, चार्ल्स बेज ने, रॉबर्ट कॉक्स ने। मैच द फॉलोइंग में देखिए बुक्स आती हैं तो ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा सेम नेम से आती हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, या तो इसलिए आप बुक का पूरा नाम देख लीजिए और उसका ऑथर देखिए। खासकर इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ऐसी बुक पूछी जाती हैं जिनके नाम एक दूसरे से ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम उनका पार्ट सेम रहता है, पर अगर बुक का पूरा नाम आप पढ़ेंगे तो वो अलग बुक रहती हैं और अलग ऑथर ने उसे लिखा रहता है। देखिए ये किताब लिखी है डी
रॉबर्ट कॉक्स की ये किताब है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। 9th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच कंट्रीज आर द ऑब्जर्वर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन काउंसिल? संघाई सहयोग परिषद के पर्यवेक्षक देश कौन से हैं? ए अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, कजाकिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सी सिंगापुर, ईरान, मंगोलिया, या डी अफगानिस्तान, ईरान, मंगोलिया। SCO पर बहुत से क्वेश्चंस कराए गए, संघाई कोऑपरेशन पर। अब यहाँ पर आपको ऑब्जर्वर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? सारे ऑप्शंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी मत किया करिए। जल्दबाजी में अक्सर किए गए क्वेश्चंस के आंसर गलत हो जाते हैं। टाइम लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन बहुत टाइम भी मत लीजिए, पर एक एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को लगाइए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अफगानिस्तान, ईरान और मंगोलिया संघाई कोऑपरेशन काउंसिल के ऑब्जर्वर हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ 2001 में और इसके मेंबर्स चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी संघाई कोऑपरेशन पे देखिए बहुत से क्वेश्चंस कराए गए हैं। आप प्रीवियस जितनी सीरीज IR की हैं आप उन्हें ज़रूर देखिए। 10th क्वेश्चन है, विच कंट्री ऑफ द यूरोपियन यूनियन हैज़ नॉट अडॉप्टेड द यूरो? यूरोपीय संघ का वह कौन सा देश है जिसने यूरो नहीं अपनाया है? ए फिनलैंड, बी फ्रांस, सी डेनमार्क, डी नीदरलैंड। यूरो यूरोपियन यूनियन की एक कॉमन करेंसी की तरह आप इसे लीजिए, लेकिन कुछ नेशंस यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, लेकिन उन्होंने यूरो को नहीं अपनाया है। अब आप बताइए, अगर आपको एक इसमें पता चलेगा यूरो नहीं अपनाया है, तब आसानी से जो 3 ऑप्शन बचेंगे उन्होंने इसका मतलब उसे अपनाया हुआ है, यूरो को एज अ करेंसी। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डेनमार्क ने यूरो को नहीं अपनाया है, बाकी फ्रांस, नीदरलैंड और फिनलैंड ने अपनाया है। 11th क्वेश्चन है, बे ऑफ पिग्स इज रिलेटेड टू विच क्राइसिस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? बे ऑफ पिग्स शीत युद्ध के दौरान किस संकट से संबंधित हैं? ए क्यूबा मिसाइल, बी कोरियन क्राइसिस, सी वियतनाम इंसिडेंट, डी स्विच कैनाल। बे ऑफ पिग्स बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। इसका सही आंसर क्या होगा? और ये कोल्ड वॉर के दौरान हुआ था, ये भी आपको क्वेश्चन में हिंट दिया गया है। इसका सही आंसर क्या है? A, B, C, D में से देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबा मिसाइल। एक तरह से इसे आप क्यूबा मिसाइल नहीं बोल सकते हैं, क्यूबा क्राइसिस की तरह समझिए। क्यूबा क्राइसिस और क्यूबा मिसाइल भी एक इवेंट है, उसके इसी के जस्ट बाद ही हुआ था। बे ऑफ पिग्स में क्या हुआ कि ये 1961 में हुआ था। इसमें अटैक किया गया था कैनेडी के एडमिनिस्ट्रेशन जो US में चल रहा था उसके द्वारा क्यूबा लीडर फिडेल कास्ट्रो पर एक फेल अटेम्प्ट रहा, कुछ हुआ नहीं, ओवरथ्रो नहीं हुआ उनका। इसके पहले 1959 में फिडेल कास्ट्रो ने ओवरथ्रो किया था प्रेसिडेंट बैटिस्टा को, क्यूबा में जो कि प्रेसिडेंट थे। उनको अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त था, वो अमेरिका के एक अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन उनको हटाकर फिडेल कास्ट्रो क्यूबा पर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित कर ली। इसी वजह से, और दूसरी वजह ये भी थी कि क्यूबा की USSR से करीबी बढ़ रही थी। इसी वजह से कैनेडी ने ये निश्चय किया था कि क्यूबा पर हमें अटैक करना है और फिडेल कास्ट्रो को वहाँ से हटाना है। और इसी के बाद आप देखिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुए थे और बे ऑफ पिग्स 1961 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन है, When was the United Nations General Assembly Resolution 2832 adopted regarding the declaration on the Indian Ocean in the field of peace? शांति के क्षेत्र में भारतीय महासागर पर
घोषणा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा प्रस्ताव 2832 कब अंगीकृत किया गया? 1970 में, 1972 में, 1971 में, 1973 में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। दोनों तरह के क्वेश्चन देखिए हैं, प्रीवियस ईयर भी है, एक्सपेक्टेड ईयर भी हैं। जनरली मोस्टली पीपल कहते हैं कि आप प्रीवियस ईयर लगवाइए। सिर्फ प्रीवियस ईयर से भी कुछ नहीं होगा, आप उसके आगे बढ़िए, आप सोचिए कि इसके आगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप दोनों तरह के क्वेश्चंस लगाइए। प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर उसे लगाइए, और साथ में एक्सपेक्टेड भी, जैसे आप जब मॉक्स लगाते हैं तो उसमें वैसे क्वेश्चन आते हैं कि एग्जाम में अब क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 1971 में जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया इंडियन ओशन को एक जोन ऑफ पीस के तौर पर। रेजोल्यूशन लाया गया 2832, उसे अडॉप्ट किया गया 1971 में। 13th क्वेश्चन है, हु हैज सेड दैट पावर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स मीन्स पावर ऑफ वन पर्सन ओवर अनदर पर्सन्स ब्रेन एंड एक्शंस? किसने कहा है कि राजनीति के संदर्भ में शक्ति का अर्थ है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और क्रियाओं पर शक्ति? जॉर्ज हेलर, जॉर्ज फर्नांडिस, हांस मॉर्गेंथेउ, बेर्नूड रसल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हांस मॉर्गेंथेउ का ये स्टेटमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, When was the first demand for a new international economic order? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए पहली बार मांग कब की गई? तेहरान समिट में की गई, या डरबन समिट में, या अल्जीर समिट में, या फिर लंदन समिट में? NIEO की डिमांड सबसे पहले किस समिट में की गई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्जीर्स समिट। अल्जीर शिखर सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की मांग की गई 1973 में। ये नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस थी, और जिससे कि जो अच्छा एक इकोनॉमिक रिलेशन बन सके डेवलप्ड नेशन में और डेवलपिंग नेशंस में। और इसके बाद 1974 में यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया, एक डिक्लेरेशन दिया कि हम NIEO एस्टैब्लिश करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लोर्स द 3 इमेज ऑफ पॉलिटिक्स? निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन राजनीति के 3 चित्रों की खोज करता है? हांस मॉर्गेंथेउ, केनेथ वॉल्ज, थुसीडाइड्स, या E.H. कार? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेथ वॉल्ज ने 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स की बात की है अपनी बुक में मैन, स्टेट एंड वॉर में। 1959 की इनकी ये बुक है, और जिसमें इन्होंने 3 तरह की इमेजेस की बात की कि पॉलिटिक्स में होती हैं। एक इंडिविजुअल और उसका नेचर, और दूसरा नेशन स्टेट, और तीसरा इंटरनेशनल सिस्टम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16th क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, आप मोस्टली समझिए कि 3 से 4 क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग पर आते ही आते हैं। असर्शन है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इंडिया चूज नॉन अलाइनमेंट अंडर फॉरेन पॉलिसी। उत्तर स्वतंत्रता काल में भारत ने विदेश नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता को चुना। कारण क्या है कि नाम वाज एन असर्शन फॉर इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी एंड सॉवरेनिटी। गुट निरपेक्ष आंदोलन स्वतंत्रता, समानता और संप्रभुता के लिए अभिकथन था। देखिए, स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है, या फिर रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या स्टेटमेंट रीजन सही है पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, या फिर स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है स्टेटमेंट गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 17th क्वेश्चन में आपको 2 लिस्ट दी गई हैं, देखिए, और दोनों को आपको मैच कराना है।
यूएन की कॉन्फ्रेंस है और उस कॉन्फ्रेंस में क्या सब्जेक्ट था, मैच कराइए। रियो डी जेनेरो में क्या सब्जेक्ट था, वियना कॉन्फ्रेंस में क्या था, कायरो कॉन्फ्रेंस में या बीजिंग कॉन्फ्रेंस में। पॉपुलेशन है, विमेन है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट है। चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख लीजिए और इन्हें मैच कराइए कि किस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय था। मैच द फॉलोइंग में भी आप 1-2 मैच कराया करिए और आंसर दिया करिए कि क्या 1-2 से आंसर निकल रहा है। कभी कभी आंसर निकल आता है, अगर आपको एक भी मैच द फॉलोइंग आती है तो उससे भी आंसर आ जाता है। देखिए, रियो डी जेनेरो सबको पता होगा, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस थी, 1992 में हुई थी। फिर है वियना कॉन्फ्रेंस, ये 1993 में हुई है, 1993 में। और पहली ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस हुई थी कोल्ड वॉर के बाद में। कायरो कॉन्फ्रेंस यानी इजिप्ट में है और ये पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट को लेकर हुई थी 1994 में। और लास्ट है बीजिंग कॉन्फ्रेंस, 1995 में हुई थी और ये वुमेन्स को लेकर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4th है, देखिए बी का 3rd है, सी 1st और डी का 2nd, यानी कि इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी 4th ऑप्शन लगाया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 18th क्वेश्चन अगेन असर्शन और रीजनिंग पर ही है। असर्शन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्रीजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉर एंड द डेंजर्स ऑफ वॉर। आधुनिक प्रौद्योगिकी युद्ध के महत्व और युद्ध के खतरों को बढ़ाती है। रीजन क्या है, युद्ध अब ताकत मात्र की प्रतियोगिता नहीं रह गया है, यह धीरज धारण करने और जोखिम लेने की प्रतियोगिता अधिक बन गया है। War is no longer a mere competition of strength, it has become more of an endurance and risk-taking competition. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से इसका सही आंसर क्या होगा? क्या रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट को, या रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को? पर स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं, या रीजन सही है एक्सप्लेन गलत है, या फिर स्टेटमेंट सही है रीजन गलत है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों बातें अपनी जगह पर सही हैं पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को। देखिए, आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। और अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है आप उसे ज़रूर कमेंट मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिए जो सीनियर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। और इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, गवर्नेंस, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज नहीं लगाई है तो आप ज़रूर लगाइए। क्वेश्चन 1 सीरीज से स्टार्ट किया करिए और लास्ट की सीरीज जितने क्वेश्चन सीरीज चल चुकी हैं आप सारे लगाइए। अपने कमेंट में स्कोर मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हैं। रेगुलर आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन है आपकी वो स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। सब्सक्राइब के बटन के बगल बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।